सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज सी एस सानिध्य सराफ एंड आज अपन रिवाइज करने वाले हैं एस आर एस सीरीज़। तो अगर हम बात करें एस आर एस की, तो एस आर एस क्या होता है? स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। नाउ एस आर एस के अंदर क्या होता है कि एस आर एस में ना अपन ओपिनियन नहीं देते हैं, वी डोंट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन। बेसिकली दिस आर द रिलेटेड सर्विसेज जो मैनेजमेंट अपने को करने को बोलता है, और अपन मैनेजमेंट को असिस्टेंस देने के लिए क्या करते हैं, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करके देते हैं। अब यहाँ पे दो एस आर एस हैं, एक है एंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स और एक है एस आर एस 4410 जो कि कंपाइलेशन की बात करता है। तो सबसे पहला एस आर एस 4400 जो बात करता है एग्रीमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। तो याद रखिएगा, यहाँ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स कौन परफॉर्म कर रहा है? ऑडिटर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जा रहा है ऑडिटर। एस आर एस 4410 में कंपाइलेशन की बात होती है जो कि ऑडिटर नहीं करता है कभी भी। तो दैट इज़ वाई उस पर्टिकुलर एस आर एस में वर्ड यूज़ होता है प्रैक्टिशनर। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है सर। और दोनों में से किसी भी एसआरएस के अंदर अपन ओपिनियन वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, रिजनेबल एश्योरेंस यूज़ नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार का एश्योरेंस यूज़ नहीं करेंगे, मॉडरेट एश्योरेंस वगैरह भी यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज एश्योरेंस तो दे ही नहीं रहे। एस आर एस 4400 में अपन क्या कर रहे हैं पता है? एस आर एस 4400 जो कि बात करता है एंगेजमेंट्स टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। यहाँ बेसिकली अपन रिपोर्ट करेंगे अपॉन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। तो जो भी फैक्चुअल फाइंडिंग्स होगी अपन उस पर रिपोर्ट करेंगे, मैनेजमेंट खुद ओपिनियन बनाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ऑडिटर, और एक ध्यान रखना है आपको फैक्चुअल फाइंडिंग्स कि हम रिपोर्ट करेंगे अपॉन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। अपने को एंगेज कौन कर रहा है? या तो एंटिटी कर रही है, थर्ड पार्टीज कर रही है, और अपने को रिपोर्ट करना ऑन फैक्चुअल फाइंडिंग्स। जब हम एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स के ऊपर भी रिपोर्ट करेंगे, तो जो ओ आई पी सी सी के प्रिंसिपल्स हैं वो अपने को ध्यान रखनी है। इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कंडक्ट, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे इंडिपेंडेंस मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ना? तो इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस इतना बस जाता है अपने अंदर कि आप गलती कर सकते हो। यहाँ पे इंडिपेंडेंस अपने लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद अपन क्या करेंगे सर? सबसे पहले टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करेंगे। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एग्री करेंगे विद द एंटिटी, विद द पार्टी, जिसके लिए अपन क्या करने वाले हैं? फैक्चुअल फाइंडिंग्स में रिपोर्ट करने वाले हैं, ताकि कोई फ्यूचर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। और क्या क्या चीज़ एग्री करेंगे? नेचर ऑफ एंगेजमेंट। अपन क्लियरली बोलेंगे कि भैया वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी ऑडिट, वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी रिव्यू, एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी एश्योरेंस। फिर अपन क्या करेंगे? एंगेजमेंट का पर्पस बताएंगे, कौन से एग्रीड अपन प्रोसीजर्स है वो डिसाइड करेंगे, कौन से स्पेसिफिक प्रोसीजर्स अपन परफॉर्म करने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे, और अपने को फैक्चुअल फाइंडिंग्स पे रिपोर्ट करनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, कौन से यूजर्स उसको यूज़ कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें अपन डिसाइड करेंगे। उसके बाद अपन प्लानिंग करेंगे। तो विल प्लान आर वर्क सो दैट इफेक्टिव एंगेजमेंट कैन बी परफॉर्म्ड। फिर कौन कौन से प्रोसीजर्स अपन परफॉर्म करेंगे टू इन केस ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। तो सर ये प्रोसीजर सेम ही है लगभग, कि अपन इंक्वायरी करेंगे, अपन रिकम्प्यूटेशन करेंगे, कंपैरिजंस करेंगे, ऑब्जर्वेशंस करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, कंफर्मेशंस लेंगे। मतलब आप ये समझ सकते हो सर कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स के अलावा लगभग सारा कुछ। और फिर अपने को क्या करनी है? रिपोर्टिंग करनी है। अब जब अपन एग्रीड अपन प्रोसीजर्स के ऊपर रिपोर्ट करेंगे, तो अपन पर्पस बताएंगे एग्रीड अपन प्रोसीजर्स का, ताकि यूज़र को अच्छे से समझ में आ जाए। और ये बताएंगे कि कोई भी ऑडिट, कोई भी रिव्यू नहीं हो रहा। और ये जो हमारी रिपोर्ट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स होंगी, इसमें क्या क्या होने वाली हैं? इसमें टाइटल होने वाला है। क्या होने वाला है सर? सबसे पहले टाइटल होने वाला है। 700 सीरीज़ में भी था, नया क्या है? इसमें एड्रेसी होने वाला है। 700 सीरीज़ में भी था, इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है कि सर एड्रेसी में शेयर होल्डर्स नहीं आएगा, एड्रेसी में अपॉइंटिंग ऑथोरिटी आएगा। उसके बाद वहाँ पे अपन सीधा ओपिनियन पैरा में जाते थे, यहाँ अपन सीधा ओपिनियन पैरा में नहीं जा रहे। अब अपन आइडेंटिफिकेशन देंगे कि कौन से फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपन एग्रीड अपन प्रोसीजर्स दे रहे हैं। फिर अपन एक स्टेटमेंट देंगे कि हमने एग्रीड अपन प्रोसीजर्स जो परफॉर्म किया है वो किया है जो रिसिपेंट ने एग्री किया है, और हमने इसके लिए एस आर एस 4400 फॉलो किया है। और साथ ही साथ हम पर्पस भी बताएंगे रिपोर्ट में। तो अगला पैराग्राफ आएगा पर्पस, कि कौन से पर्पस के लिए हम परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हम अपने प्रोसीजर्स बताएंगे कि कौन से स्पेसिफिक प्रोसीजर्स आप परफॉर्म कर रहे हैं। फिर अपने फैक्चुअल फाइंडिंग्स को डिस्क्राइब करेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्चुअल फाइंडिंग्स। फिर एक स्टेटमेंट देंगे कि हम ऑडिट नहीं कर रहे, रिव्यू नहीं कर रहे, एश्योरेंस नहीं दे रहे। फिर एक स्टेटमेंट देंगे कि हमने कुछ भी अगर एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म किया तो उस चीज़ के बारे में। फिर एक स्टेटमेंट देंगे कि हमारा जो रिपोर्ट है वो रेस्ट्रिक्टेड है टू स्पेसिफाइड पार्टीज़। और फिर अपना डेट, प्लेस, सिग्नेचर, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद आता है एस आर एस 4410, दैट इज कंपाइलेशन एंगेजमेंट। तो अब अगर अपन कंपाइलेशन एंगेजमेंट की बात करें सर, तो यहाँ पे अपने को कंपाइलेशन में मैनेजमेंट को असिस्ट करना है। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट होएगा ऑडिटर के साथ। तो ऑडिटर तो कभी बन ही नहीं सकता, कंपाइलेशन का काम कभी कर ही नहीं सकता। सो दैट इज वाई यहाँ पे अपन वर्ड यूज करेंगे प्रैक्टिशनर। ध्यान देना, ऑडिटर वर्ड यूज किया बेटा 0 मार्क्स मिलेगा। तो प्रैक्टिशनर का क्या ऑब्जेक्टिव होगा कंपाइलेशन एंगेजमेंट में? तो पार्टिकुलरली अपना एक्सपर्टाइज अप्लाई करना है और मैनेजमेंट को असिस्ट करना है इन प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर एफ आर एफ।
बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। याद रखना, इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ही देगा, इन्फॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की ही है और अपने को रिपोर्ट करना है इन अकॉर्डेंस विद एसआरएस। तो सबसे पहले प्रैक्टिशनर को एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई करनी है सर, इंडिपेंडेंस इतना मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे मैनेजमेंट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कंपाइलेशन एंगेजमेंट में, तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एफआरएफ के हिसाब से बनाना मैनेजमेंट का काम है, कंट्रोल्स अच्छे से डिज़ाइन करना मैनेजमेंट का काम है, और जो भी इन्फॉर्मेशन अपने को मैनेजमेंट प्रोवाइड करने वाला है जिसके बेसिस में अपन उसकी कंपाइलेशन में हेल्प करेंगे, उसकी एक्यूरेसी मैनेजमेंट का काम है, और जो भी जजमेंट्स अप्लाई हो रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो भी मैनेजमेंट का काम है। तो एज ए प्रैक्टिशनर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, कंपाइलेशन में असिस्ट करना। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंटर कर लेंगे। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में क्या क्या लिखेंगे भाई, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में अपन लिखेंगे कि अपना ऑब्जेक्टिव क्या था, अपना स्कोप क्या था कंपाइलेशन एंगेजमेंट का, प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, अपना फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट कैसा रहेगा, अपना फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट कैसा रहेगा, एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है, एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है सर, ये यहाँ पे भी आ जाएगा बिकॉज अपन यहाँ पे कंपाइलेशन पे मदद करने वाले हैं। उसके बाद परफॉर्मिंग द प्रोसीजर्स कि अपन क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले सर आपको एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, एप्लीकेबल एफआरएफ की अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी, थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो ऑडिटर करता है, क्योंकि आपको क्या चीज़ में हेल्प करना है, कंपाइलेशन में हेल्प करना है। फिर सर सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मैनेजमेंट दे रहा है आप उसको कंपाइल करोगे, क्या करोगे, कंपाइल करोगे। फिर मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे, क्या डिस्कस करोगे, अगर कोई भी सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं तो उसके बारे में डिस्कस करोगे। अब जब कंपाइलेशन एंगेजमेंट कंप्लीट होएगा उससे पहले आप क्या करोगे सर, कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन को बढ़िया से रीड करोगे, कंपाइल्ड इन्फॉर्मेशन को बढ़िया से रीड करोगे कि वो एफआरएफ के हिसाब से है कि नहीं है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या आता है कि मान लीजिए कंपाइलेशन एंगेजमेंट के वक्त आपको पता चला, क्या पता चला सर, कि जो रिकॉर्ड्स आपको प्रोवाइड किया था ना मैनेजमेंट ने, जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किया था ना, जो एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया था ना, जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था ना, वो इनकम्प्लीट है, इनएक्यूरेट है, इनसेटिस्फैक्ट्री है। क्या बात करते हो सर, यस। तो अब आप क्या करोगे, अब आप मैनेजमेंट को बताओगे और रिक्वेस्ट करोगे कि देखो सर आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो इनकम्प्लीट है, आप हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए या करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। लेकिन अगर मैनेजमेंट अभी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, करेक्टेड इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, जिसकी वजह से प्रैक्टिशनर अब एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं कर सकता, तो भैया वो सीधा कोई बकवास नहीं करने वाला, वो सीधा सीधे विड्रॉ करेगा एंगेजमेंट से और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करेगा, टीसीडब्ल्यूजी को इन्फॉर्म करेगा रीजंस ऑफ विड्रॉल। और दूसरा एक सिचुएशन आता है कि अगर एंगेजमेंट के वक्त प्रैक्टिशनर को पता चलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से नहीं है या मिसलीडिंग है, तो प्रैक्टिशनर मैनेजमेंट को बताएगा चेंजेस कर दीजिए। और यहाँ पे भी अगर मैनेजमेंट चेंजेस करने से मना करता है भैया, तो प्रैक्टिशनर सीधा सीधे विड्रॉ करेगा एंगेजमेंट से और इन्फॉर्म करेगा मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को, रीजंस फॉर विड्रॉल। और अगर विड्रॉल पॉसिबल नहीं है लॉ रिक्वायरमेंट की वजह से, तो प्रैक्टिशनर डिटरमाइन करेगा पीएलआर, पीएलआर मतलब प्रोफेशनल लीगल, पीएलआर मतलब प्रोफेशनल लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और फिर एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट में क्या क्या आएगा सर, वापस अपना वो टाइटल आ जाएगा, एड्रेस ही आ जाएगा, एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि प्रैक्टिशनर ने जो कंपाइलेशन किया है वो मैनेजमेंट के दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से किया है। एक स्टेटमेंट आ जाएगा जहाँ अपन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्क्राइब करेंगे। एक स्टेटमेंट आ जाएगा जहाँ अपन प्रैक्टिशनर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्क्राइब करेंगे। एक स्टेटमेंट आ जाएगा जहाँ पे अपन एफआरएफ को डिस्क्राइब करेंगे। एक स्टेटमेंट आ जाएगा जहाँ पे अपन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब करेंगे। एक स्टेटमेंट आ जाएगा दैट हमने एसआरएस 4410 के हिसाब से कंपाइलेशन किया है, ठीक है ना। एक स्टेटमेंट आ जाएगा कि अपन ऑडिट नहीं कर रहे, ओपिनियन नहीं कर रहे, अपन रिव्यू नहीं दे रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई कर रहे हैं। एंड फिर उसके बाद डेट, प्लेस, सिग्नेचर, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो बहुत ही सिंपल सा छोटा सा सीरीज़ है SRS 4400 और इसके अंदर अपने 2 ही SRS कवर्ड हैं। और एक चीज़ याद रखिएगा, SQC एप्लीकेबल होगा सर, SQC एप्लीकेबल होगा दोनों के दोनों SRS में, बिकॉज SQC 1 क्या बोलता है सर कि चाहे रिव्यू हो, चाहे रिलेटेड सर्विस हो, चाहे अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हो, SQC तो हर किसी को लगता है। सो हेलो एवरीवन, सो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। तो अगर स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट की बात करें सर, तो सबसे पहले ये ऑडिट से कैसे अलग होता है, ऑडिट, हाउ ऑडिट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम रिव्यू। तो ऑडिट के अंदर आप क्या करते हो, डिटेल्ड एग्जामिनेशन करते हो, जबकि रिव्यू के अंदर आप लिमिटेड एग्जामिनेशन करते हो। आपको याद होगा ऑडिट के अंदर आप बहुत सारे टेक्निक्स फॉलो करते थे, वो अपन ने डिस्कस किया था, ICAI OR फॉलो करते हो, इंस्पेक्शन करते हो, कंप्यूटेशन करते हो, कैलकुलेशंस करते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, रीपरफॉर्मेंस करते हो। जबकि रिव्यू करते वक्त मेनली आप इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स, इन 2 टेक्निक्स का ही यूसेज करते हो। उसके बाद अगर बात करें तो ऑडिट में आप क्या देते हो, रिजनेबल एश्योरेंस देते हो, जबकि रिव्यू में आप देते हो नेगेटिव एश्योरेंस, जिसको बोलते हैं मॉडरेट या लिमिटेड एश्योरेंस। मतलब ऑडिट में अपना जो एश्योरेंस देने का टोन रहता है वो क्या रहता है कि एज पर द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन बाय अस वी रिपोर्ट दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फेयर। लेकिन रिव्यू में अपना टोन क्या रहेगा पता है, दैट नथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर्स माइंड
विच लीड्स हिम टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर। मतलब नेगेटिव टोन में सेम बात बोलेंगे जो कि लेस कन्विंसिंग होएगा, ठीक है। अब रिव्यू स्टैंडर्ड्स में अपने दो स्टैंडर्ड्स हैं, एक है SRE 2400, एक है SRE 2410। तो SRE 2400 क्या बात करता है, एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और 2410 बात करता है एंगेजमेंट्स टू रिव्यू इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए SRE 2410 का यूसेज जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखना, SRE 2400 पढ़ते वक्त आप प्रैक्टिशनर वर्ड यूज़ करने वाले हो, और 2410 पढ़ते वक्त आप ऑडिटर वर्ड यूज़ करने वाले हो, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। रीजनेबल एश्योरेंस यूज़ नहीं करना है, इस बात का खासा ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस नहीं होता है, मॉडरेट एश्योरेंस होता है, लिमिटेड एश्योरेंस होता है, नेगेटिव एश्योरेंस होता है, ठीक है। अब देखना SRE 2400, सबसे पहले रिव्यू का ऑब्जेक्टिव है क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिव्यू का ऑब्जेक्टिव है क्या। तो भैया अपने को क्या करना है, लिमिटेड एश्योरेंस लेना है, मेनली इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स है। और अपने को एक नेगेटिव एश्योरेंस देना है, कंक्लूड करना है कि वेदर एनीथिंग हैज कम टू हिज अटेंशन दैट कॉजेज हिम टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF, ठीक है जी। और अपने को रिपोर्टिंग करनी है एज पर दिस SRE 2400। अब यहाँ पे रिव्यू कौन कर रहा है 2400 की सीरीज में, एक प्रैक्टिशनर कर रहा है जो क्लाइंट का ऑडिटर नहीं है, इसलिए वर्ड यूज करेंगे अपन प्रैक्टिशनर। SQC 1 फॉलो करनी है, जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स थी अपनी OIPCC वाली, ऑब्जेक्टिविटी, इंटेग्रिटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, वो सारा फॉलो करना है, ठीक है। अब उसके बाद अलग अलग स्टैंडर्ड्स के प्रिंसिपल आएंगे, कंटेंट सेम बाकी स्टैंडर्ड्स वाले रहेंगे, बट रेफरेंस नहीं आएगा। जैसे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड रिव्यू एंगेजमेंट, कि जब आप रिव्यू एंगेजमेंट्स एक्सेप्ट करोगे या कंटिन्यू करोगे तो किन बातों का ध्यान रखोगे। तो याद करो, हमने ऐसा 220 में सिमिलर पॉइंट देखा था, जहाँ पे हम देखते थे कि अपन एथिकली काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी अच्छी है कि नहीं है, अपन कॉम्पिटेंट है कि नहीं है। तो यहाँ भी सिमिलर बातें हैं कि प्रैक्टिशनर रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर उसको लगता है कि वो एथिकली काम नहीं कर पाएगा। प्रैक्टिशनर रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर उसको लगता है कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी खराब है। प्रैक्टिशनर रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर उसको लगता है कि पर्पस ऑफ एंगेजमेंट रैशनल नहीं है। या जो प्रैक्टिशनर है वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर मैनेजमेंट उसके काम पे लिमिटेशंस लगा रहा है, जिसकी वजह से प्रैक्टिशनर को लगता है कि अल्टीमेटली मेरे को डिस्क्लेमर ही देना पड़ेगा। फिर एक टॉपिक आता है प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग द रिव्यू एंगेजमेंट। तो ये बिल्कुल ऐसा 210 की तरह है। यहाँ पे आप क्या करोगे सर, सबसे पहले डिटरमाइन करोगे कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई हो रहा है कि नहीं। आप मैनेजमेंट से राइटिंग में लोगे कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडरस्टैंड करता है कि नहीं, कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर FRF मैनेजमेंट का काम है, कंट्रोल्स डिजाइन करना मैनेजमेंट का काम है, और मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर को सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला है जो भी उसके लिए रेलिवेंट रहेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने वाला है, अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस देने वाला है। और याद रखना, अगर ये कंडीशंस मैनेजमेंट नहीं मानता है तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, डिस्कस करेगा मैनेजमेंट से, TCWG से, डिटरमाइन करेगा कि इस मैटर को रिजॉल्व किया जा सकता है कि नहीं, और पार्टिकुलरली डिसाइड करेगा कि उसको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना। अब जो भी एग्रीड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होंगे वो क्या करेगा, प्रैक्टिशनर उससे एंगेजमेंट लेटर में एंटर कर देगा, रिटर्न फॉर्म में एंटर कर लेगा। अगर बाद में मैनेजमेंट कुछ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज करने की बात करता है तो प्रैक्टिशनर एग्री नहीं करेगा अनलेस देयर इज अ रीजनेबल जस्टिफिकेशन, और रीजनेबल जस्टिफिकेशन है तो एग्री कर लेगा और नया जो लेटर है वो इशू कर देगा। प्रैक्टिशनर जब भी रिव्यू करेगा तो रिव्यू करते वक्त प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का प्रिंसिपल जो है फॉलो करेगा, ठीक है ना। और ये जो रिव्यू है ये क्या है सर, एक लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है। मेनली यहाँ पे दो टेक्निक्स को फॉलो करने वाला है, इंक्वायरी एंड ARP। अब इंक्वायरी में किससे इंक्वायरी करेगा, मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा, अदर पर्सन विद इन द एंटिटी से इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी कौन से मैटर्स के बारे में करेगा सर, जो कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स होते हैं जहाँ रिस्क हाई होती है, जैसे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो गया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो गए, फ्रॉड वाले केसेस हो गए, कॉम्प्लेक्स अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हो गया, सब्सिक्वेंट इवेंट्स हो गए, कॉन्टिजेंसीज हो गई। मतलब आप ये याद कर सकते हो, वैसे 240, 250, 540, 550, 560, 570 इन मैटर्स के बारे में इंक्वायरी करेगा। और प्रैक्टिशनर क्या करेगा, फाइनेंशियल डाटा के साथ साथ नॉन फाइनेंशियल डाटा की भी इंक्वायरी करेगा। सिर्फ इंक्वायरी करने से क्या होता है साहब, रिस्पॉन्सेज भी डिजाइन करेगा। और फिर क्या करेगा सर, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा। एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, प्रोफेशनल जजमेंट के प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, मैटलिटी को कंसिडर करेगा जैसे कि नॉर्मल ऑडिटर ऐसा 320 में करता है, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लेगा। एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग में सर उन्हीं बातों की अंडरस्टैंडिंग लेगा जो कि ऑडिटर 315 में लेता है, कि कौन सा इंडस्ट्री है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन सा है, कौन से एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, कौन सा एप्लीकेबल FRF है, नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, बिजनेस ऑपरेशन क्या है, ओनर्स कौन कौन है, BOD में कौन कौन है, बिजनेस स्ट्रैटेजीज क्या है, अकाउंटिंग सिस्टम कैसी है, अकाउंटिंग पॉलिसीज अच्छे से फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। अब देखिएगा,
अगर कुछ स्पेसिफिक बातें अपने सामने आती हैं एज ए प्रैक्टिशनर तो अपन क्या करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल अपने को पता चलता है कि अरे यार कोई तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है और मैनेजमेंट ने तो मेरे को बताया ही नहीं था। तो प्रैक्टिशनर को हमेशा अलर्ट रहना है, प्रैक्टिशनर को हमेशा अलर्ट रहना है उन इन्फॉर्मेशन की तरफ जो इंडिकेट करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो मैनेजमेंट ने प्रीवियसली डिस्क्लोज नहीं किया था। और अगर प्रैक्टिशनर ने कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिया आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो कि मैनेजमेंट ने रिलेटेड पार्टी के साथ किया है, तो प्रैक्टिशनर क्या करेगा? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेगा। किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करेगा? नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिलेटेड पार्टीज, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस रैशनल ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, लॉजिक बिहाइंड सच ट्रांजैक्शन। उसके बाद दूसरा स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस कि अगर प्रैक्टिशनर को कोई फ्रॉड या नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन का इंडिकेशन मिला, तब प्रैक्टिशनर क्या करेगा? वापस से अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करेगा और उसका असेसमेंट करेगा। और प्रैक्टिशनर क्या करेगा? जो भी नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉ रेगुलेशन है या फ्रॉड है उसका इफेक्ट कंसिडर करेगा अपने रिपोर्ट पे और डिटरमाइन करेगा कि क्या उसको इस चीज़ के बारे में किसी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है क्या उसको इस चीज़ के बारे में किसी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है क्या टू ए पार्टी आउटसाइड द एंटिटी। उसके बाद अगर प्रैक्टिशनर को ये पता चला कि देयर इज ए इवेंट और कंडीशन दैट इज कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, ओ माय गॉड गोइंग कंसर्न में डाउट आ गया, तब मैनेजमेंट क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से। क्या इंक्वायरी करेगा? साहब आपका गोइंग कंसर्न डामाडोल लग रहा है, तो आपने क्या प्लान्स बनाया है, कुछ फ्यूचर एक्शंस बनाया है, वेदर यू हैव प्रिपेयर्ड एनी प्लान्स और फ्यूचर एक्शंस to revive your going concern, and if yes, what is the feasibility of those plans, and whether you believe that the outcome of those plans will actually improve the situation. उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स डिज़ाइन करेगा कि मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स सफिशिएंट है कि नहीं है, और फिर पार्टिकुलरली मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स को कंसिडर करेगा। ठीक है जी। उसके बाद दिया है कि अगर प्रैक्टिशनर को कुछ मैटरल मिस स्टेटमेंट्स का पता चल जाता है रिव्यू करते वक्त, तो वो एडिशनल प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करेगा? बोला साहब दो ही तो मेन टेक्निक्स होती हैं, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो वो एडिशनल इंक्वायरी करेगा और एडिशनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा और थोड़े मोरे बाकी प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेगा, जैसे कि सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स हो गया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन हो गया। फिर प्रैक्टिशनर क्या करने वाला है? प्रैक्टिशनर मैनेजमेंट से WR लेने वाला है। क्या WR लेने वाला है? कि साहब आप हमें लिख के दीजिए कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्नॉलेज करते हैं, रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना आपका काम है, आपने हमें सारे रिलेटेड पार्टीज की सूचना दे दी है, यू हैव गिवन अस इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द फ्रॉड्स, सस्पेक्टेड फ्रॉड्स, यू हैव गिवन अस इंफॉर्मेशन ऑफ द नॉन कंप्लायंसेज विद लॉज रेगुलेशन, गोइंग कंसर्न एजम्पशन से रिलेटेड कुछ है तो आपने बता दिया है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में आपने हमें बता दिया है। इसके बाद अगर मैनेजमेंट ने WR देने से मना कर दिया, तब क्या करेगा भाई प्रैक्टिशनर? की मैनेजमेंट ने WR देने से मना कर दिया, तो ऐसे 580 वाले प्रिंसिपल्स लगेंगे, बट 580 का रेफरेंस नहीं आएगा। दैट ही विल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड TCWG, he will reevaluate the integrity of management and he will take appropriate action, and that may be a disclaimer or withdrawal। ठीक है ना? तो अगर पार्टिकुलरली प्रैक्टिशनर को लगता है ना यार कि WR रिलायबल नहीं है, मैनेजमेंट मेरे को WR देने से मना कर रहा है, तब प्रैक्टिशनर डिस्क्लेमर देने का सोच सकता है या विड्रॉल करने का सोच सकता है। अब यहाँ पे अलग अलग कंक्लूजन्स पॉसिबल है। एक चीज़ और याद रखिएगा सर, एक चीज़ बताना भूल गया आपको, रिव्यू करते वक्त आप ओपिनियन वर्ड कभी यूज़ नहीं करोगे सर, आप कंक्लूजन वर्ड यूज़ करोगे। ठीक है ना? तो रिव्यू में हमेशा आप कंक्लूजन वर्ड यूज़ करोगे, मतलब जो अनमॉडिफाइड ओपिनियन था वो अनमॉडिफाइड कंक्लूजन बन जाएगा, सिमिलरली मॉडिफाइड कंक्लूजन, तो इस तरीके से आप कंक्लूजन वर्ड यूज़ करोगे। तो यहाँ टाइप्स ऑफ कंक्लूजन कौन से हैं? एक हो जाएगा अनमॉडिफाइड कंक्लूजन, दूसरा हो जाएगा मॉडिफाइड कंक्लूजन। तो जब भी प्रैक्टिशनर अनमॉडिफाइड कंक्लूजन देगा तो प्रैक्टिशनर किस तरीके से बताएगा, किस तरीके से लैंग्वेज यूज़ करेगा? दैट बेस्ड ऑन अ रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर एज पर द FRF। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर आप फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज़ करते हो, लेकिन याद रखिएगा अगर आप कंप्लायंस फ्रेमवर्क यूज़ करते हो तो ट्रू एंड फेयर वर्ड यूज़ नहीं होता, तो वहाँ पे ट्रू एंड फेयर वर्ड गायब हो जाएगा। दैट बेस्ड ऑन अ रिव्यू नथिंग हैज कम टू दैट अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। और अगर वो फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होता तो आप बोलते फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू एंड फेयर। फिर आप मॉडिफाइड ओपिनियन कब दोगे? तो अगर आपको लगता है कि यार जो एविडेंसेस मिला है उसके बेसिस में आप कंक्लूड कर पा रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां हैं या फिर आपको एविडेंसेस नहीं मिल रहे, तो आप मॉडिफाइड कंक्लूजन दोगे, जिसके अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं, क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड कंक्लूजन, एडवर्स कंक्लूजन, डिस्क्लेमर कंक्लूजन। सेम वही 705 वाले प्रिंसिपल्स हैं, मैटेरियलिटी, परवेसिवनेस, कि अगर मटेरियल है परवेसिव है तो क्वालिफाइड, मटेरियल है परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड, मटेरियल है परवेसिव है तो एडवर्स। आप इन्फॉर्मेशन नहीं ले पा रहे बट एसेस कर रहे हो कि मटेरियल होएगा और परवेसिव नहीं होएगा तो क्वालिफाइड, मटेरियल होएगा परवेसिव भी होगा तो डिस्क्लेमर। फिर पार्टिकुलरली प्रैक्टिशनर एंगेजमेंट से विड्रॉ कर लेगा कुछ सिचुएशंस में। कब विड्रॉ कर लेगा सर? अगर उसके स्कोप में लिमिटेशन लगाया जा रहा है, या उसको लगता है कि जो पॉसिबल इफेक्ट्स है मिस स्टेटमेंट के अंदर वो मटेरियल भी है परवेसिव भी है, तो डिस्क्लेमर तो बात की बात है, सबसे पहले वो विड्रॉ करने के बारे में सोचता है। विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं होता तब जाके वो डिस्क्लेमर देता है।
उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट। प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट में क्या क्या आएगा सर? टाइटल आ जाएगा, एड्रेसी आ जाएगा, फिर ओपिनियन यहाँ पे आता नहीं है 700 सीरीज़ की तरह, यहाँ पे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ जाता है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बता दोगे, फिर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक पैराग्राफ आ जाएगा, प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक पैराग्राफ आ जाएगा, पर्पज़ वगैरह आ जाएगा कि क्या पर्पज़ था, कौन इंटेंडेड यूज़र है, रिव्यू के बारे में डिस्क्राइब कर दोगे, कंक्लूजन बता दोगे, एक रेफरेंस दे दोगे कि आपने एस आर ई 2400 के हिसाब से काम किया है, डेट प्लेस सिग्नेचर आ जाएगा। और हाँ आप ई ओ एम पैरा भी इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है ना। और फिर आता है एस आर ई 2410, दैट इज रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब याद रखिएगा, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कौन करता है सर? इंडिपेंडेंट ऑडिटर करता है। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है? फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि एप्लीकेबल इस एफ आर एफ के हिसाब से बनी है, बट कंडेंस्ड है, समराइज्ड है। अब आई एफ आई के रिव्यू का अपना ऑब्जेक्टिव क्या है? अभी ऑडिटर आ गया बीच में, ऑडिटर वर्ड यूज होगा, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है यहाँ पे कि बेस्ड ऑन द रिव्यू एनीथिंग हैज कम टू द ऑडिटर्स अटेंशन दैट कॉजेज हिम टू बिलीव दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड एज पर द एफआरएफ। यहाँ भी मेनली वो इंक्वायरी करेगा और एनालिटिकल प्रोसीजर्स यूज करेगा। यहाँ भी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट के हिसाब से एंटर करेगा, यहाँ भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी लेगा। और यहाँ मेनली कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा सर? तो यहाँ मेनली वो क्या करने वाला है? इंक्वायरी, एआरपी और थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स को रीड वगैरह करना। तो इंक्वायरी किसके बारे में करेगा? इंक्वायरी किससे करेगा? मैनेजमेंट से करेगा। और मैनेजमेंट से किन चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करेगा? 4 चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करेगा, याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ कि मैनेजमेंट ने जो रिस्क असेसमेंट किया था उसमें कुछ फ्रॉड रिस्क का चांसेस है क्या। दूसरी इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से कि बिजनेस एक्टिविटी में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या। तीसरा इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से कि कंट्रोल में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या। और चौथा इंक्वायरी करेगा कि किस प्रोसेस से आपने इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को बनाया है। तो 4 चीज़ों के बारे में इंक्वायरी करेगा मैनेजमेंट से, असेसमेंट ऑफ रिस्क के बारे में, चेंजेस इन बिजनेस एक्टिविटीज़ के बारे में, सिग्निफिकेंट चेंजेस इन कंट्रोल्स के बारे में, एंड द प्रोसेस बाय विच इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है जी, इंक्वायरी कर ली। अब क्या करोगे? रीड करोगे। रीड क्या करोगे? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स। रीड क्या करोगे? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स। और कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे सर? और कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे? आप क्या करने वाले हो? कंसिडर करने वाले हो। कंसिडर करने वाले हो सिग्निफिकेंट रिस्क। कंसिडर करने वाले हो सिग्निफिकेंट रिस्क, जैसे कि मैनेजमेंट के कंट्रोल्स को ओवरराइड तो नहीं कर रहा। फिर आप क्या करने वाले हो? रीड करने वाले हो मोस्ट रिसेंट एनुअल एंड कंपैरेबल प्रायर पीरियड इन्फॉर्मेशन। तो करंट ईयर का जो एनुअल इन्फॉर्मेशन है वो भी रीड करोगे, और प्रायर पीरियड जो इंटरिम इन्फॉर्मेशन है वो भी रीड करोगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या करने वाले हो सर? आप रीड करने वाले हो। इससे आपको क्या हो जाएगा? एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से मिल जाएगी। याद रखना ये एस आर एस 2400 में नहीं था, ये 2410 में ही है। आपके रिव्यू प्रोसीजर्स मेनली क्या क्या होंगे? आप क्या करने वाले हो? इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड अदर रिव्यू प्रोसीजर्स। तो आप क्या करोगे सर? इंक्वायरी मैनेजमेंट से करोगे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डाटा के बारे में। फिर आप क्या करोगे? एनालिटिकल प्रोसीजर्स। और फिर क्या करोगे आप? अदर प्रोसीजर्स। अदर प्रोसीजर्स मतलब क्या क्या कर सकते हो? जैसे कि मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करोगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करोगे, इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रीड करोगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग रीड करोगे, और इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रीड करोगे, ठीक है ना। ओके सर, तो हम क्या करेंगे? हम रीड करेंगे। हम क्या करेंगे? हम इंक्वायर करेंगे। हम क्या करेंगे? हम एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। और हम क्या करेंगे सर? हम यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे। हम कम्युनिकेट किससे करेंगे? बाकी ऑडिटर से करेंगे जो कंपोनेंट्स के इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू कर रहा है। हम कम्युनिकेट करेंगे विद अदर ऑडिटर्स जो कंपोनेंट्स के इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हम जब एस आर ई 2410 के अंदर इंक्वायरी करते हैं मैनेजमेंट से रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल मैटर्स। सबसे फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में सोचो कि फाइनेंशियल मैटर्स में किन चीज़ों की इंक्वायरी करोगे। ये बिल्कुल 560 के सब्सिक्वेंट इवेंट्स की तरह है कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन आप किस तरीके क्या क्या चीज़ों की इंक्वायरी करोगे। तो आप इंक्वायरी करोगे यार कि आई एफ आई आपने एफ आर एफ के हिसाब से बनाया कि नहीं बनाया, फाइनेंशियल मैटर्स के बारे में सोचना है ना। फिर आप इंक्वायरी करोगे चेंज इन पॉलिसीज़ है क्या। फिर आप इंक्वायरी करोगे कि कोई भी फ्रॉड का चांसेस है क्या, कोई भी फ्रॉड का एलिगेशन है क्या। आप इंक्वायरी करोगे कुछ भी नॉन कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशन का चांसेस है क्या। आप इंक्वायरी करोगे आपने गोइंग कंसर्न का असेसमेंट चेंज किया है क्या, ठीक है ना। मतलब एफ आर एफ बेसिक हो गया कि आप इंक्वायरी करोगे कि इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफ आर एफ के हिसाब से बना है कि नहीं, चेंजेस इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है कि नहीं है। आप इंक्वायरी करोगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब 550, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट इवेंट्स का मतलब 560, गोइंग कंसर्न असेसमेंट में चेंज मतलब 570। फिर आप इंक्वायरी करोगे एलिगेशन ऑफ फ्रॉड्स का यानी 240। आप इंक्वायरी करोगे ऑफ एनी पॉसिबल नॉन कंप्लायंस विद लॉ रेगुलेशन मतलब 250। तो 5 तो स्टैंडर्ड्स ही हो गए जिसके बारे में आप क्या करोगे? इंक्वायरी करोगे। फिर आप इंक्वायरी करोगे कोई भी अनयूजुअल बिजनेस सिचुएशन का, कोई भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस का, तो आप इन चीज़ों के बारे में क्या करोगे सर? इंक्वायरी करोगे।
उसके बाद रिव्यू करते वक्त अगर आपको लिटिगेशंस और क्लेम्स मिलता है, क्या मिलता है, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स मिलता है, तो याद करना 501 के अकॉर्डिंग आप एक इंक्वायरी लेटर भेजते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बोला कि आपको इंक्वायरी लेटर भेजने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंक्वायरी लेटर भेजने की ज़रूरत नहीं है एंटिटी के लॉयर को। पार्टिकुलरली डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद एंटिटीज़ लॉयर कब अप्रोप्रिएट होगा, अगर आपको लगता है कि आईएफआई एफआरएफ के हिसाब से नहीं बना, अगर आपको लगता है कि आईएफआई एफआरएफ के हिसाब से नहीं बना और एंटिटी के लॉयर को उसकी जानकारी होगी, तब इन दैट सिचुएशन आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद लॉयर कर सकते हो। फिर आता है स्पेशल कंसिडरेशन, स्पेशल इवेंट्स, कि अगर आपको किसी ऐसे इवेंट या कंडीशन का पता चलता है दैट इज कास्टिंग डाउट ऑन गोइंग कंसर्न, तो आप मैनेजमेंट से पूछोगे मैनेजमेंट के प्लान्स और देखोगे कि मैनेजमेंट का प्लान फिजिबल है कि नहीं है। मतलब जो SRE 2400 है उसमें भी सेम ही था और गोइंग कंसर्न वाले स्टैंडर्ड में भी सेम ही था। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है यहाँ पे मटेरियल एडजस्टमेंट्स। अगर आपको पता चलता है कि कोई मटेरियल एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है आईएफआई में ताकि आईएफआई एफआरएफ के हिसाब से हो जाए, तो आप एडिशनल इंक्वायरीज करोगे, आप एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे ताकि आप कंक्लूजन दे सको। आप क्या करोगे सर, आप एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, एडिशनल इंक्वायरीज करोगे ताकि आप कंक्लूजन दे सको, ओके सर। उसके बाद ऐसे 450 का प्रिंसिपल भी यहाँ पे लगता है कि आप इवेलुएट करोगे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। फिर WR की बातें यहाँ भी लगती हैं कि वो फ्रॉड, इंटरनल कंट्रोल्स, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, इन सब के बारे में क्या लेना है सर, WR लेना है। और यहाँ पे ना अदर इन्फॉर्मेशन वाले स्टैंडर्ड का एलिमेंट भी लगता है, याद है ना वो अदर इन्फॉर्मेशन कि रीड करना चाहिए अदर इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ जाता था, कोई इनकन्सिस्टेंसी तो नहीं था। तो यहाँ भी सेम चीज़ है कि आप देखो आईएफआई के साथ कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जा रहा है क्या, अगर आईएफआई के साथ कुछ अदर इन्फॉर्मेशन जा रहा है तो आप उसे रीड करो, आप देखो वो इनकन्सिस्टेंट तो नहीं है। आपको अगर कोई मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी मिलती है तो आप देखो कि मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में है या फिर अदर इन्फॉर्मेशन में है। अगर मटेरियल इनकन्सिस्टेंसी इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में है तो मैनेजमेंट को बोलो सही करे, और मैनेजमेंट सही नहीं करता तो इम्प्लीकेशंस कंसिडर करो अपने रिपोर्ट में। और अगर अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर गलतियां हैं तो 720 के प्रिंसिपल्स कंसिडर करो, फिर उसको करेक्ट करने वगैरह के लिए बोलो, है ना, यू आस्क द मैनेजमेंट टू करेक्ट, हो सकता है आप एक्सपर्ट वगैरह को इन्वॉल्व कर लो वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कम्युनिकेशन, कि पार्टिकुलरली आपको कब TCWG को कम्युनिकेट करना है। तो अगर आपके नॉलेज में कुछ ऐसी चीज़ आती है ना कि यार मटेरियल एडजस्टमेंट करना है आईएफआई को, तो एक तो आपने डिस्कस किया था कि आप एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, एडिशनल इंक्वायरीज करोगे, एडिशनल एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, बट साथ में आप एप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट को कम्युनिकेट भी करोगे। और अगर मैनेजमेंट का जवाब नहीं आता तो TCWG को कम्युनिकेट करोगे। और साहब TCWG का भी जवाब नहीं आता, ये तो हद होगी भाई कि तुमको मटेरियल एडजस्टमेंट का पता चला, तुमने मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट का जवाब नहीं आया, TCWG को बताया, TCWG का भी जवाब नहीं आया। अब आप कंसिडर करोगे क्या मुझे रिपोर्ट मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, क्या मुझे विड्रॉ करने की ज़रूरत है, क्या मुझे रिज़ाइन करने की ज़रूरत है। और फाइनली आप जो रिपोर्ट इशू करोगे उसमें क्या क्या लिखोगे, टाइटल लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, आईएफआई को डिस्क्राइब करोगे, एक स्टेटमेंट दोगे कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर आईएफआई, एक स्टेटमेंट दोगे कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर आईएफआई, एक स्टेटमेंट दोगे कि हमने रिव्यू SRE 2410 के हिसाब से किया है, एक स्टेटमेंट दोगे कि इसका एश्योरेंस लेवल कम है, यहाँ पर हम नेगेटिव एश्योरेंस देते हैं, एक स्टेटमेंट दोगे कि मेनली हमने यहाँ पे इंक्वायरी ARP के हिसाब से काम किया है, डेट आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा, और हाँ यूडिन नंबर तो हमेशा आ ही जाता है, यूडिन नंबर तो हमेशा आ ही जाता है। अगर रिव्यू करते वक्त एक पॉइंट और आता है कि अगर रिव्यू करते वक्त अगर आपको पता चलता है कि एफआरएफ से डिपार्चर है तो आप क्या करोगे सर, एडवर्स ओपिनियन दे दोगे, क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दे दोगे अगर आपको लगता है एफआरएफ से डिपार्चर है। फिर गोइंग कंसर्न का एक पॉइंट आता है कि अगर आपको किसी इवेंट का पता चलता है दैट इज कास्टिंग ए मेटल अनसर्टेनिटी ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न, तो अगर मैनेजमेंट ने उसका एडिक्वेट डिस्क्लोजर दे दिया है, तो याद रखना वैसे सिचुएशंस में अपन जब ऑडिट करते थे तो अपन मुर्गा पैराग्राफ में डिस्क्लोज करते थे, मेटल अनसर्टेनिटी वाला, बट यहाँ पे तो मुर्गा पैराग्राफ है नहीं, तो आप EOM पैरा में डिस्क्लोज करोगे। क्या करोगे, EOM पैरा में डिस्क्लोज करोगे। और अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोजर नहीं दिया है तो आप क्वालिफाइड एडवर्स ओपिनियन दोगे। और फाइनली आता है एक लिमिटेशन ऑन स्कोप का पॉइंट कि ऑडिटर एंगेजमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेगा रिव्यू ऑफ आईएफआई करने का अगर प्रिलिमिनरी ऑडिटर को आइडिया लग गया कि ये लोग मेरे काम में लिमिटेशन लगाने वाले हैं, और काम एक्सेप्ट कर लिया, बाद में लिमिटेशन लगाया, तो वो विड्रॉ करने के बारे में सोचेगा, और रीजंस बताएगा कि वो रिव्यू क्यों कंप्लीट नहीं कर पा रहा, और वो अपने लीगल एंड रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी सोचेगा कि क्या मुझे किसी को रिपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है क्या। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट एरियाज दैट वी नीड टू रिमेंबर इन SRE 2410. So hello everyone, so this is CS Anidya Saraf and today we are going to revise the standards on assurance engagements. तो अगर अपन standards on assurance engagements की बात करें तो सबसे पहले standards on assurance engagements होता क्या है।
तो अल्टीमेटली स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स के अंदर भी एज ए ऑडिटर अपन एश्योरेंस ही देते हैं, ऑडिट के ऊपर भी अपन एश्योरेंस देते हैं, और जो स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट्स हैं इनके ऊपर भी अपन एश्योरेंस देते हैं, और जो अपने रिव्यू एंगेजमेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी अपन एश्योरेंस देते हैं। तो ये तीनों ही अलग अलग एंगेजमेंट्स के ऊपर ऑडिटर क्या करता है सर, एश्योरेंस देता है। मतलब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपन एश्योरेंस देते हैं। ऑडिटर वर्ड यूज़ करना है नहीं करना है वो तो स्पेसिफिक केस में देखना पड़ता है, बट ये तीनों ही केसेस के अंदर अपन क्या देते हैं, एश्योरेंस देते हैं। अब एसई सीरीज़ के अंदर अपन किन चीज़ों में एश्योरेंस देते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर आता है एसई 3400 जो बात करता है एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे अपन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में एश्योरेंस देते हैं, यानी जो फ्यूचरिस्टिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर बेस्ड हैं। उसके बाद अगर बात करें तो एसई 3402 जो बात करता है एश्योरेंस रिपोर्ट्स ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। आपको याद होगा ऐसे 402 जो अपन ने किया था, तो ऐसे 402 में एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन था और एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर था जिससे अपन टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट लेते थे। तो वो जब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट देगा ना, तो वो ऐसे ही 3402 फॉलो करेगा। और उसके बाद आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे ही 3420। अब ऐसे ही 3420 क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट्स टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रो फर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। तो प्रोस्पेक्टस के साथ साथ कंपनीज क्या करती है, एक प्रो फर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करती है। अब ये जो प्रो फर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ना, इसके ऊपर अपने को एश्योरेंस देना, इसके कंपाइलेशन के ऊपर अपने को एश्योरेंस देना। अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं एसई 3400 की। तो ऐसे ही 3400 की अगर हम अपन बात करें तो ऐसे ही 3400 किस चीज़ के बारे में है, एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के बारे में है। तो सर ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता क्या है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब फ्यूचरिस्टिक इवेंट्स के ऊपर बेस्ड कंपनी क्या कर रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है। दैट कंसिस्ट अबाउट एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर, ठीक है ना, दैट कंसिस्ट अबाउट एजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। तो बेसिकली दिस इज हाईली सब्जेक्टिव इन नेचर एंड इसमें बहुत ज़्यादा जजमेंट एक्सरसाइज होता है। ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है ये फोरकास्ट के फॉर्म में हो सकती है या प्रोजेक्शंस के फॉर्म में हो सकती है, या फिर इट कैन बी एज ए कॉम्बिनेशन कि फोरकास्ट प्लस प्रोजेक्शंस। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है सर, कि प्रायर इन्फॉर्मेशन के बेसिस में एजम्पशंस लेकर, लॉजिकल एजम्पशंस लेकर एक फोरकास्ट बनाया जा रहा है। और प्रोजेक्शंस का मतलब क्या होता है कि बिल्कुल हाइपोथेटिकल एजम्पशंस की कोई बेस नहीं है, बस हाइपोथेटिकल एजम्पशंस के बेसिस में क्या किया जा रहा है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बना रहा है। अब एक चीज़ बताना कि भाई प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बनाना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड टू एंश्योर डिस्क्लोजर अबाउट द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। फिर फोरकास्ट का बेसिस क्या रहेगा, एजम्पशंस कौन कौन से यूज़ किए जाएंगे, ये सारी चीज़ें भी मैनेजमेंट ही डिसाइड करती है। एक चीज़ और याद रखना कि इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर अगर अपन बात करें, इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर अपन बात करें तो इन दिस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड ऐसे ही 3400 जो हम जो एश्योरेंस दे पाएंगे ना, वो सिर्फ मॉडरेट एश्योरेंस दे पाएंगे, या फिर हम सिर्फ लिमिटेड एश्योरेंस दे पाएंगे, नेगेटिव एश्योरेंस दे पाएंगे। द रीज़न इज बिकॉज अपन फ्यूचर की बातें कर रहे हैं तो एश्योरेंस लेवल अपने आप कम हो जाएगा। अब इस पार्टिकुलर एंगेजमेंट के अंदर बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट एज ए ऑडिटर्स अपन क्या देखने वाले हैं, तो देखो पार्टिकुलरली अपन क्या कंसिडर करेंगे, यार ये इन्फॉर्मेशन किसको चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन किसको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, ये इन्फॉर्मेशन किस काम के लिए यूज़ होने वाला है, कौन कौन से एजम्पशंस हैं जो अपन लगाने वाले हैं, मैनेजमेंट लगाने वाली है इस पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में मैनेजमेंट क्या क्या इंक्लूड करने वाला है, और कौन सा पीरियड रहेगा जो इस इन्फॉर्मेशन में कवर्ड रहेगा। यानी एज ए ऑडिटर मैं 5 चीज़ें कंसिडर करूंगा बिफोर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट टू एग्जामिन पीएफआई। पहला, यूज़ क्या है, इंटेंडेड यूज़ क्या है। दूसरा, यूज़र कौन है। तीसरा, एजम्पशंस कौन सी हैं। चौथा, कौन से एलिमेंट्स हम इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड करने वाले हैं। और पांचवा, पीरियड कवर्ड बाय द इन्फॉर्मेशन कौन सा है। और ऐसे 210 के हिसाब से अगर ऑडिटर को लगता है सब कुछ अच्छा है तो वो एग्री कर लेगा टू द टर्म्स ऑफ द एंगेजमेंट। और अगर उसको लगता है कि अजम्पशंस अनरियलिस्टिक हैं, बेकार हैं, तो वो ऑडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब वो पार्टिकुलरली इस असाइनमेंट के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं देगा। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब अपन एविडेंसेस लेंगे वाइल रिपोर्टिंग ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, तो अपने एविडेंसेस में क्या क्या आएगा। तो भाई लॉजिकल सी चीज़, अपने एविडेंसेस में क्या क्या आएगा। याद करो प्रोफेशनल एथिक्स, याद करो प्रोफेशनल एथिक्स का क्लॉज 3 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। तो उसके अंदर मैंने तुमको एक चीज़ सिखाई थी कि भाई अगर तुम बस इंक्लूड करते हो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में तो तुम अपना नाम एसोसिएट कर सकते हो। अब बस क्या था, बस था बेसिस ऑफ फोरकास्ट, ए था एजम्पशंस, एस था सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो पार्टिकुलरली इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के
अंदर जब ऑडिट एविडेंसेस अपन ऑब्टेन करेंगे फॉर रिपोर्टिंग ऑन पीएफआई, तो अपन बस का इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करेंगे। यानी अपने वर्किंग पेपर्स में अपन बताएंगे बेसिस ऑफ फोरकास्ट क्या है, अजम्पशंस कौन सी है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन सी है, कौन कौन से हाइपोथेटिकल अजम्पशंस अपन ने लिए हैं, कौन कौन से प्रोसीजर्स अपन ने परफॉर्म किए हैं, अपना प्लानिंग क्या है, ये सारा कुछ बताएंगे। उसके बाद जब भी हम एंटी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे तो हम कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करने वाले हैं। जब भी हम नेचर, टाइम, एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे तो हम कौन सी बातें कंसिडर करने वाले हैं। तो भाई हम कंसिडर करने वाले हैं आर नॉलेज ऑब्टेन ड्यूरिंग एनी प्रीवियस एंगेजमेंट, कि यार मैंने पहले कोई एंगेजमेंट परफॉर्म किया था, उसमें मेरे को कोई नॉलेज मिला था, मैनेजमेंट कितनी कॉम्पिटेंट है पीएफआई बनाने के लिए। फिर उसके बाद अगर बात करें तो इसमें मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांसेस कितने हैं। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन पीएफआई को बनाने के लिए यूज़ किया गया है वो इन्फॉर्मेशन कितना एडिक्वेट है, वो इन्फॉर्मेशन कितना रिलायबल है, जो एजम्पशंस है वो कितने रियलिस्टिक हैं, और स्टेबिलिटी ऑफ एंटिटीज बिजनेस, एंटिटी का बिजनेस कितना स्टेबल है, एंड हमारी खुद की टीम कितनी एक्सपीरियंस्ड है। तो ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो एंटी ऑफ एग्जामिनेशन प्रोसीजर्स परफॉर्म करते वक्त वी आर गोइंग टू कंसिडर कि यार अपने को पहले का नॉलेज है क्या, मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है क्या, इसमें गलतियों के कितने चांसेस हैं, जो डाटा यूज़ किया गया है वो रिलायबल है क्या, एंटिटी का बिजनेस स्टेबल है क्या, अपनी टीम कॉम्पिटेंट है क्या। उसके बाद जब भी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई की बात आएगी तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई में अपन क्या क्या चीज़ चेक करेंगे। तो यहाँ पे अपन चेक करेंगे सर सबसे पहले कि भाई जो प्रेजेंटेशन ऑफ पीएफआई है वो इन्फॉर्मेटिव है ना, मिसलीडिंग तो नहीं है ना। फिर हम चेक करेंगे जो भी एजम्पशंस है उनको क्लियरली डिस्क्लोज किया गया है ना, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनको क्लियरली डिस्क्लोज किया गया है ना, जो भी डेट है कि कौन से डेट में पीएफआई बना है वो डेट प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है ना, वो डेट प्रॉपर है ना। और एक चीज़ याद रखना, पीएफआई का हमेशा एक रेंज डिस्क्लोज होता है, मिनिमम मैक्सिमम, तो वो जो रेंज का बेसिस है वो रेंज का बेसिस प्रॉपर है ना। और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी में कुछ भी चेंजेस किया गया है तो उसके रीजंस बताए गए हैं कि नहीं, एंड वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं। तो ये सारा कुछ अपन चेक करेंगे प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में। और फाइनली जब अपन रिपोर्ट की बात करेंगे तो इसके रिपोर्ट के एलिमेंट्स क्या होंगे सर, अपना टाइटल रहेगा, एड्रेस ही रहेगा, जो पुरानी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या रहने वाला है, अपना इंट्रोडक्टरी पैरा। इंट्रोडक्टरी पैरा मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीएफआई, एक रेफरेंस आएगा कि एसएई 3400 के हिसाब से अपन ने क्या किया है, इसके अंदर एश्योरेंस दिया है। फिर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेटमेंट आ जाएगा, प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी का स्टेटमेंट आ जाएगा, एजम्पशंस के बारे में बता देंगे, एक स्टेटमेंट ऑफ नेगेटिव एश्योरेंस आ जाएगा, ठीक है। फिर एक चीज़ आने वाली है यहाँ पे, appropriate caveats concerning the achievability of the results, कि अपने को क्या लगता है कि मैनेजमेंट रिजल्ट्स अचीव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसके रिगार्डिंग एप्रोप्रिएट कैवियट्स, खतरे की घंटी, और फिर डेट, प्लेस, सिग्नेचर, ये सारा कुछ आ जाएगा। फिर होगा रिपोर्टिंग ऑन पीएफआई। तो अपन रिपोर्ट जब करेंगे तो अपन किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे, तो सर अपन रिपोर्ट करेंगे कि बेस्ड ऑन द एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंसेस अवेलेबल, बेसिकली अपने को क्या रिपोर्ट करना है कि पीएफआई सही है कि नहीं। बट याद रखना यहाँ पे अपना जो रिपोर्टिंग रहता है वो नेगेटिव रहता है। तो अपन किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे कि हमें ऐसा कुछ नहीं मिला कि अजम्पशंस रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड नहीं करता। तो दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू रिपोर्ट। और हम ओपिनियन देंगे कि जो भी पीएफआई है वो अजम्पशंस के हिसाब से है या नहीं है। और अगर अपने को लगता है कि प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ पीएफआई एडिक्वेट नहीं है तो अपन क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दे देंगे एंड विड्रॉल के बारे में भी सोचेंगे। तो दिस आर सम इंपॉर्टेंट एरियाज दैट यू नीड टू रिमेंबर इन एसएई 3400। सो अब अपन रिवाइज कर रहे हैं एसएई 3402। अब एसएई 3402 क्या है, दिस इज एश्योरेंस रिपोर्ट्स ऑन कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको याद होगा ऐसे 402, ऐसे 402 क्या था, तो ऐसे 402 ये था यार कि अपन किसी यूजर एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं और उस यूजर एंटिटी ने सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ काम आउटसोर्स किया हुआ, याद है ना। तो मैं यूज़र एंटिटी का ऑडिटर था, मैं यूज़र ऑडिटर था, लेकिन यूज़र एंटिटी ने कुछ काम आउटसोर्स किया हुआ था सर्विस ऑर्गेनाइजेशन को, और जो चीज़ें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए रेलिवेंट थी। तो अब मैं क्या करता था, मुझे उन कंट्रोल्स की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी होती थी, उन चीज़ों के कंट्रोल्स की भी अंडरस्टैंडिंग लेनी होती थी जो काम आउटसोर्स किया हुआ है। तो मैं क्या करता था ऐसे 402 के अंदर कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑडिटर है उससे मैं टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट मंगा लेता था। अब वो जो टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट है वो एसएई 3402 में दिया, यानी एज अ यूजर एंटिटी मेरे ऊपर जो ऐसा लग रहा था वो 402 लग रहा था, और एज अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर के ऊपर जो ऐसे लगेगा वो लगेगा एसएई 3402। और एसएई 3402 के अंदर वो बनाएगा टाइप 1 या टाइप 2 रिपोर्ट। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एसएई 3402 किसके ऊपर लगेगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर के ऊपर लगेगा। अब सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर को क्या करना है सर, ओपिनियन देना है। किस चीज़ के बारे में ओपिनियन देना है, कि जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने डिस्क्रिप्शन दिया है ना डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल्स के बारे में, क्योंकि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी सर, डिस्क्रिप्शन देगी कि हमने कौन कौन से कंट्रोल्स लगाए हैं, डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल्स क्या है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन देगी
किस चीज़ के बारे में कि यूज़र एंटिटी ने जो काम अपने को आउटसोर्स किया था उसके रिस्पेक्ट में आपने जो कंट्रोल्स लगाए हैं उसका डिज़ाइन कैसा है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं है। तो अपने को क्या करना है सर, उसी के बारे में ओपिनियन एक्सप्रेस करना है कि जो भी एसओ का डिस्क्रिप्शन है वो प्रॉपर है कि नहीं, जो डिज़ाइन ऑफ कंट्रोल्स है वो सूटेबल है कि नहीं है। ये दो चीज़ों का ओपिनियन अपने को टाइप 1 रिपोर्ट में देना होता है। और अगर टाइप 2 रिपोर्ट की बात करें तो टाइप 2 रिपोर्ट में एसओ का ऑर्गेनाइजेशन इन चीज़ों के ऊपर तो एसओ के ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर इन दो चीज़ों के ऊपर तो ओपिनियन देगा ही देगा, मतलब डिज़ाइन ऑफ द कंट्रोल्स एंड वेदर द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और साथ ही साथ वो ये भी बताएगा कि भैया ये कंक्लूड करने के लिए कि जो भी कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव्स है वो इफेक्टिव हैं, उसने क्या क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स परफॉर्म किया है, यानी वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स के बारे में भी ओपिनियन देगा। तो यहाँ पे दो तरीके के रिपोर्ट्स होते हैं, एक टाइप 1 रिपोर्ट होता है, एक टाइप 2 रिपोर्ट होता है। टाइप 1 रिपोर्ट में कौन सी चीज़ें होती हैं? टाइप 1 रिपोर्ट में दो चीज़ें होती हैं। पहला एसओ का डिस्क्रिप्शन होता है कि एसओ क्या कर रहा है, अपने सिस्टम के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रहा है। और फिर एक रिटर्न असर्शन होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कि वो बता रहा है कि भैया जो हमारा कंट्रोल है ना वो सूटेबल क्राइटेरिया के हिसाब से है, जो भी डिस्क्रिप्शन हमने दिया है वो बिल्कुल फेयर है, जो डिस्क्रिप्शन हमने दिया है वो बिल्कुल फेयर है एंड दैट इज इंप्लीमेंटेड एट स्पेसिफाइड डेट। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है पता है सर, कि वो जो डिस्क्रिप्शन है ना वो किसी स्पेसिफाइड डेट के बारे में, वो किसी स्पेसिफाइड डेट के ऊपर है, और जो भी कंट्रोल्स हमारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स में लिखे हैं हम उसे फुलफिल कर रहे हैं। तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर भी क्या करेगा सर, इन्हीं चीज़ों के बारे में रीजनेबल एश्योरेंस देगा कि जो भी एसओ ने डिस्क्रिप्शन दिया है वो डिस्क्रिप्शन सही है कि नहीं है, एंड वाकई में वो फेयर प्रेजेंटेशन है कि नहीं है, तो जो भी बातें एसओ ने बोली है वो सही है कि नहीं है। फिर आता है टाइप 2 रिपोर्ट। अब टाइप 2 रिपोर्ट में जो भी टाइप 1 की चीज़ें हैं वो तो आ ही जाएगा, मतलब पार्टिकुलरली जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर ने, जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के ऑडिटर ने टाइप 1 में बताया, जो कि एसओ का डिस्क्रिप्शन था उसके बारे में बताया, सूटेबल क्राइटेरिया के हिसाब से है कि नहीं उसके बारे में बताया, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव फुलफिल किया कि नहीं उसके बारे में बताया, वो सारी चीज़ें तो आएंगी ही आएंगी। बट टाइप 2 रिपोर्ट में ना एक चीज़ एडिशनल आएगा कि कौन कौन सा टीओसी एसओ के ऑडिटर ने परफॉर्म किया है टू कम टू दैट कंक्लूजन कि वो जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल हो रही है। और अगर कंट्रोल में कहीं भी डिविएशन है तो सर्विस ऑडिटर उन डिविएशंस के बारे में भी बताएगा। और अगर ऐसा है ना कि एसओ ने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव किया है बट थोड़ा मोड़ा कंट्रोल डिविएशन तो है, कि एसओ ने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव किया है बट थोड़ा मोड़ा कंट्रोल डिविएशन तो है, तो एसओ का ऑडिटर तब भी डिविएशंस के बारे में बताएगा भले ही कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव क्यों ना किया गया हो। तो ये सारा कुछ किसके अंदर आता है, टाइप 2 के अंदर आता है। अब ऐसे ही 3402 के स्टेप्स क्या होते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर्विस ऑडिटर इंश्योर करता है कि एथिकल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही, मतलब OIPCC। उसके बाद वो क्या करता है सर, डिटरमाइन करता है कि उसके लिए मैनेजमेंट कौन है, TCWG कौन है। फिर वो इंश्योर करता है कि भाई उसका एक्सेप्टेंस प्रॉपर है कि नहीं है। वो एक्सेप्टेंस इंश्योर करने के लिए क्या करता है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस देखता है कि वो कैपेबल है कि नहीं है। वो देखता है कि जो भी क्राइटेरिया सर्विस ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है ना सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए, वो क्राइटेरिया सूटेबल है कि नहीं है। और अगर कोई भी चेंज हो रहा है स्कोप ऑफ एंगेजमेंट में तो सर्विस ऑडिटर देखता है कि उसका रीजनेबल जस्टिफिकेशन मैनेजमेंट दे पा रही है कि नहीं दे पा रही। तो ये सारी चीज़ें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर इंश्योर करता है एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले। उसके बाद सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर एसेस करता है कि जो भी क्राइटेरिया यूज़ किया है ना एसओ ने डिस्क्राइब करने के लिए कंट्रोल्स को, बताने के लिए कि हमारा कंट्रोल्स जो है डिज़ाइन सूटेबली है, वो क्राइटेरिया सूटेबल है कि नहीं है। और अगर टाइप 2 रिपोर्ट है तो टाइप 2 रिपोर्ट में वो ये भी बताता है कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है कि नहीं है। उसके बाद सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर मैटेलिटी को कंसिडर करता है, और अगर टाइप 2 का रिपोर्ट है तो कंट्रोल्स के इफेक्टिवनेस के बारे में बताता है। फिर उसके बाद एसओ का ऑडिटर क्या करता है सर, अंडरस्टैंडिंग लेता है एसओ के सिस्टम की, जैसे बिल्कुल हम लोग 315 में अंडरस्टैंडिंग लेते थे, ठीक है ना। फिर खाली अंडरस्टैंडिंग लेने से क्या ही होगा, तो अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद एसओ का ऑडिटर क्या करेगा, डिस्क्रिप्शन का एविडेंस भी लेगा कि जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसका एविडेंस भी लेगा कि वाकई प्रॉपर्ली प्रेजेंटेड है कि नहीं है। उसके बाद जो कंट्रोल का डिज़ाइन है, जो उसने बताया था कि यार कंट्रोल का डिज़ाइन सूटेबल है, इन लोगों ने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अचीव किया है, उसका भी एविडेंस लेगा। उसके बाद जो उसने बताया था कि यार कंट्रोल्स इफेक्टिव है, टाइप 2 रिपोर्ट में बताया था ना कि कंट्रोल्स इफेक्टिव है, तो उसका भी एविडेंस लेगा। उसके बाद वो इंटरनल ऑडिट फंक्शन की भी अंडरस्टैंडिंग लेगा, बिकॉज अल्टीमेटली कंट्रोल्स को समझना है तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को समझो। उसके बाद वो सब्सिक्वेंट इवेंट्स को भी कंसिडर करेगा। क्या करेगा सर, सब्सिक्वेंट इवेंट्स को भी कंसिडर करेगा। कौन सा सब्सिक्वेंट इवेंट्स की यहाँ पे बात हो रही है, एसओ के वहाँ पे, कि पार्टिकुलरली एसओ के एंगल से जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स अराइज हुए हैं आफ्टर दे हैव गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिपोर्ट। एंड फाइनली क्या करेगा, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेगा अपनी सेफ्टी के लिए। और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में क्या ले लेगा कि सर जो भी सिस्टम को आपने डिस्क्राइब किया है आप एक बार उसे रीअफर्म करें, रिकन्फर्म करें, मुझे रिटर्न में दें, और जो भी इंफॉर्मेशन अपने को चाहिएंगे आप सारा इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करोगे। और तीसरी चीज़ कि आपने हमें सब चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। अगर आपने कुछ भी नॉन कंप्लायंस विथ लॉ रेगुलेशन किया है, कुछ भी आपने फ्रॉड किया है, कुछ भी डिविएशंस वगैरह हैं जिसको आपने करेक्ट नहीं किया है, तो आपने उन सब चीज़ों
चीज़ों की हमें जानकारी दी है। अगर कंट्रोल में कुछ भी डिविएशन है तो आपने हमें उसकी भी जानकारी दी है, या फिर कंट्रोल्स अगर कहीं भी ऑपरेट नहीं कर रहे जैसे आपने डिस्क्राइब किया है तो आपने हमें उसकी भी जानकारी दी है, या अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट है जो सिस्टम बनाने के बाद अराइज हुआ तो आपने हमें उसकी भी जानकारी दी है। तो इन सब चीज़ों के बारे में एसओ का ऑडिटर वहाँ पे क्या कर लेगा, WR ले लेगा। और फाइनली आता है सर रिपोर्टिंग। तब रिपोर्टिंग की बात करें तो याद रखिएगा एसओ का ऑडिटर 4 सर्कमस्टेंसेस में ना मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। अब एक चीज़ ध्यान रखना, इस स्टैंडर्ड में क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर का सेग्रीगेशन नहीं किया गया है, बस एक मॉडिफाइड ओपिनियन की बात की गई है। तो अगर एसओ का डिस्क्रिप्शन फेयरली प्रेजेंटेड नहीं है तो इन दैट सिचुएशन वो मॉडिफिकेशन दे देगा। अगर कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो रहे और कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि हमने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिया वो गलत है, तब भी वो मॉडिफिकेशन दे देगा। या फिर अगर कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर रहे टाइप 2 रिपोर्ट में, तब भी वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। या फिर अगर वो SAA ले नहीं पा रहा तब भी वो मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। अब अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो सर एक चीज़ याद रखिएगा कि रिपोर्टिंग के अंदर यहाँ भी टाइटल आने वाला है, यहाँ भी एड्रेसी आने वाला है, यहाँ भी इंट्रोडक्टरी पैरा की वो चीज़ें आने वाली हैं कि हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन किसका करेंगे, एसओ के डिस्क्रिप्शन के सिस्टम का करेंगे, उन सारी चीज़ों का करेंगे। लेकिन यहाँ पे अलग क्या होगा पता है, यहाँ पे हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे उस क्राइटेरिया का, जिसको यूज़ करके डिज़ाइन के बारे में एसओ ने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम क्या करेंगे सर, क्राइटेरिया का डिस्क्रिप्शन देंगे। क्राइटेरिया का जिक्र 3 जगह होता है, एक ऐसे 810 में होता है, एक ऐसे ही 3402 में होता है और एक ऐसे ही 3420 में होता है। तो हम यहाँ पे भी क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करेंगे, क्राइटेरिया का डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट में देंगे और फिर एक स्टेटमेंट देंगे पार्टिकुलरली कि जो हमारा रिपोर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ यूज़र एंटिटीज़ के लिए है और उनके ऑडिटर्स के लिए है और किसी के लिए नहीं है। फिर हम एक एसओ के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का स्टेटमेंट देंगे और एसओ के ऑडिटर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का स्टेटमेंट देंगे, और हम एक स्टेटमेंट देंगे कि ये जो भी एंगेजमेंट परफॉर्म हुआ है वो ऐसे ही 3402 के हिसाब से हुआ है। उसके बाद जो भी सर्विस ऑडिटर्स ने प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हम उसकी समरी बता देंगे, ठीक है ना। और पार्टिकुलरली अगर टाइप 1 रिपोर्ट है तो टाइप 1 रिपोर्ट में तो एक स्टेटमेंट भी दिया जाएगा कि हमने कुछ भी प्रोसीजर्स परफॉर्म नहीं किया है टू गिव एन एश्योरेंस रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स, बिकॉज टाइप 1 में आप कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म ही नहीं करते हो। और फिर एक स्टेटमेंट जाएगा लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोल्स के बारे में कि अगर कंट्रोल्स में कुछ लिमिटेशंस है तो उसका भी स्टेटमेंट जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, अपना ओपिनियन बताओगे। आप जब अपना ओपिनियन बताओगे तो एक चीज़ याद रखिएगा, आप जब अपना ओपिनियन बताओगे तो आप ये बताओगे कि क्राइटेरिया के हिसाब से डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है। उसके बाद डेट आ जाएगा, उसके बाद प्लेस आ जाएगा, उसके बाद सिग्नेचर आ जाएगा। और फाइनल टॉपिक है कि जो भी एसओ का ओपिनियन होता है वो हमेशा सुटेबल क्राइटेरिया के हिसाब से होना चाहिए। तो पार्टिकुलरली जो भी अपना ओपिनियन रहेगा वो सुटेबल क्राइटेरिया के हिसाब से अपन देखेंगे कि सुटेबल क्राइटेरिया के हिसाब से चीज़ें हैं कि नहीं है। जो भी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स है वो सुटेबली डिजाइंड है कि नहीं है। जो भी क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया के हिसाब से एसओ ने डिस्क्रिप्शन दिया है कि नहीं दिया है। तो उस चीज़ का अपन क्या करने वाले हैं, ध्यान रखने वाले हैं। अगर टाइप 1 है तो टाइप 1 में हम 2 चीज़ों के बारे में ओपिनियन देंगे, डिस्क्रिप्शन फेयर है कि नहीं है, स्पेसिफाइड डेट के हिसाब से है कि नहीं है, और दूसरा जो भी कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई है वो अचीव हो रही है कि नहीं ऑन द स्पेसिफाइड डेट। बट अगर टाइप 2 है तो टाइप 2 में हम इन 2 चीज़ों के बारे में तो ओपिनियन देंगे ही देंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि जो भी हमने कंट्रोल्स की टेस्टिंग की है उनसे हमें क्या मिल पा रहा है, उनसे हमें एक एश्योरेंस मिल पा रहा है कि वाकई वो सारे कंट्रोल्स एग्जिस्ट करते हैं एंड वो इफेक्टिव हैं। तो इस चीज़ का भी हम क्या करने वाले हैं, एश्योरेंस देने वाले हैं। तो दिस आर द एरियाज दैट वी नीड टू रिमेंबर इन SAE 3402। सो अब अपन रिवाइज करने वाले हैं SAE 3420 विच इज़ अगेन ए वेरी यूनिक एंड ए वेरी डिफरेंट स्टैंडर्ड। अब SAE 3420 का नाम क्या है, एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन ए प्रोस्पेक्टस। क्या नाम हो गया सर इसका, क्या मतलब हो गया इसका कि एश्योरेंस एंगेजमेंट अपन रिपोर्ट कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, कंपाइलेशन ऑफ प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन ए प्रोस्पेक्टस, यानी कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है। और कंपनी ने जब प्रोस्पेक्टस इशू किया है तो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के साथ साथ कुछ प्रो फर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोल के कोई डॉक्यूमेंट है जिसको इंक्लूड किया प्रोस्पेक्टस के साथ साथ, उसको कंपाइल किया है और उसी के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, एश्योरेंस दे रहे हैं। अब लॉजिकली सोचो, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इशू किया है मतलब कंपनी IPO FPO निकालने वाली है, मतलब ये जो स्टैंडर्ड है ये लगभग उस डेट के आसपास हो रहा है जब कंपनी IPO FPO निकालने वाली है। अब कुछ बेसिक बातें याद रखना कि सर इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में अपन ऑडिटर नहीं है, अपन प्रैक्टिशनर है। मैनेजमेंट को अपन रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोलने वाले हैं एंड हम खुद को प्रैक्टिशनर बुलाने वाले हैं। उसके बाद हम FRF नहीं करने वाले, हम क्राइटेरिया करने वाले हैं, क्राइटेरिया, ठीक है ना।
तो हम क्या करने वाले हैं, क्राइटेरिया करने वाले हैं। तो मैनेजमेंट को अपन रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोलेंगे, खुद अपन प्रैक्टिशनर होंगे, और अपन साथ में क्या बोलेंगे, क्राइटेरिया बोलेंगे। तो सबसे पहले सर ये प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन होता क्या है? प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन होता क्या सर? मान लो लेटर से कंपनी कुछ आईपीओ वगैरह निकालने वाली है। अब कंपनी कुछ आईपीओ वगैरह निकालने वाली है, और ठीक आईपीओ से पहले कुछ ऐसा इवेंट हुआ है, कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ है जो पार्टिकुलरली कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंपैक्ट डालेगा। जैसे मान लो कंपनी ने कुछ एमलगमेशन एंटर किया था, मर्जर एंटर किया था, और ठीक आईपीओ से पहले वो चीज़ हुई है कुछ समय पहले, और जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या करेगा, इंपैक्ट डालेगा। बट प्रॉब्लम ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पहले ही बन चुका है। तो अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी दे रही होगी प्रोस्पेक्टस के साथ, वो तो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे ना। अनएडजस्टेड मतलब 31 मार्च तक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे ना। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो वो जो मर्जर एमलगमेशन वगैरह हुआ है उसका जो इम्पैक्ट है वो इनकॉर्पोरेटेड होगा ही नहीं। इसलिए अपन बोलेंगे कि वो तो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन साथ में दे रही है कंपनी, यानी रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या कर रही है, अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दे रही है। तो अब क्या ज़रूरी है कि सर कंपनीज को क्या करना चाहिए? कंपनीज को ये करना चाहिए कि उस अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एक एडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की कॉपी भी देनी चाहिए, इनकॉपरेटिंग द इफेक्ट ऑफ द मर्जर एमलगमेशन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो कंपनी क्या करती है, प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन बनाती है, जिसमें 3 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें उस मर्जर एक्विजिशन का इंपैक्ट नहीं है। फिर वो सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं, कहाँ प्लस करना है, क्या माइनस करना है। और फिर एक प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन होता है, जिसके अंदर एडजस्टेड इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई मर्जर, अगर मर्जर के इंपैक्ट कंसिडर कर लिया जाए तो क्या फिगर होता। तो वो एक प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन होता है, और वो एक कॉलमनर फॉर्म में बना दिया जाता है कि शेयर होल्डर्स को पता चल जाए कि हाँ भैया आईपीओ की वजह से ये इंपैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो सकता था। तो अब ये जो प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन है, इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है सर? रिस्पॉन्सिबल पार्टी की जिम्मेदारी है। और ये प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन बनेगा कैसे? तो ये प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन बनेगा ऑन द बेसिस ऑफ ए एप्लीकेबल क्राइटेरिया। तो कोई क्राइटेरिया है जो बताया रहता है लॉ के अंदर, सेबी ने बताया रहता है इंडिया में, तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से क्या बन जाता है, ये प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तो ये प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन बना कौन रहा है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी बना रहा है। कैसे बना रहा है? क्राइटेरिया के हिसाब से बना रहा है। ठीक है जी। और अल्टीमेटली एज अ प्रैक्टिशनर मेरे को क्या करना है? एज अ प्रैक्टिशनर मेरे को ये करना है कि मेरे को रिजनेबल एश्योरेंस देना है कि ये जो प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन का कंपाइलेशन हो रहा है वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, कंपाइलेशन ऑफ प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन, ये काम किसका था? ये काम रिस्पॉन्सिबल पार्टी का था। तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन। ठीक है जी। उन्होंने कंपाइलेशन कैसे किया रहेगा? उन्होंने सबसे पहले सोर्स आइडेंटिफाई किया रहेगा अनएडजस्टेड इन्फॉर्मेशन का, फिर उसमें एडजस्टमेंट्स किए होंगे, और फिर एडजस्टमेंट्स करने के बाद प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन दे दिया होगा। सिंपल, ओके। फिर प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही होंगी? तो प्रैक्टिशनर की तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होंगी कि प्रैक्टिशनर को तो क्या करना है, रिजनेबल एश्योरेंस देना है कि कंपाइलेशन एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ। अब ओवरऑल इस पार्टिकुलर एंगेजमेंट के अंदर प्रैक्टिशनर क्या क्या करेगा? सबसे पहले देखेगा कि उसको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसके बाद प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग करेगा। फिर वो WR लेगा रिस्पॉन्सिबल पार्टी से कुछ चीज़ों के बारे में, फिर वो ओपिनियन देगा और एश्योरेंस रिपोर्ट बनाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यार एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले प्रैक्टिशनर क्या क्या देखेगा इस पार्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर? यार ये तो कुछ अजीबोगरीब चीज़ लग रही है, पता नहीं मेरे को नॉलेज है कि नहीं है। तो प्रैक्टिशनर सबसे पहले डिटरमाइन करेगा कि क्या उसके पास कॉम्पिटेंस है, क्या उसके पास कैपेबिलिटी है ऐसे एंगेजमेंट को परफॉर्म करने का। अब यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है सर? क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है। तो वो डिटरमाइन करेगा कि एप्लीकेबल क्राइटेरिया सुटेबल है कि नहीं है, मिसलीडिंग तो नहीं है। फिर वो देखेगा कि जो भी ओपिनियन के वर्डिंग्स हैं जो लॉ रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया है, क्या वो ओपिनियन के जो वर्डिंग्स हैं क्या वो एडिक्वेट है, क्या प्रैक्टिशनर ऑन दैट बेसिस ओपिनियन दे पाएगा सही तरीके से। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें क्या कर लेगा? प्रैक्टिशनर देख लेगा। उसके बाद देखना यहाँ पे दिक्कत क्या हो सकती है? दिक्कत ये हो सकती है सर कि वो जो अनएडजस्टेड इन्फॉर्मेशन है उसका सोर्स रिलायबल है कि नहीं। यार पता नहीं वो अनएडजस्टेड इन्फॉर्मेशन बना किससे है। अगर वो अनएडजस्टेड इन्फॉर्मेशन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बना है तो अपन बोल सकते हैं ठीक है यार सोर्स रिलायबल है। बट अगर वो अनएडजस्टेड इन्फॉर्मेशन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से नहीं बना, मतलब वो सोर्स रिलायबल नहीं है। तो अपन ये देखेंगे कि वो सोर्स रिलायबल है कि नहीं जिससे अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट हुआ है, और जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिससे अनएडजस्टेड इन्फॉर्मेशन बनी है उसका ऑडिट हुआ भी था कि नहीं हुआ था, रिव्यू हुआ भी था कि नहीं हुआ था। तो ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं कि भाई क्या मेरे अंदर कॉम्पिटेंस है, क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, कहीं एप्लीकेबल क्राइटेरिया मिसलीडिंग तो नहीं है, जो भी ओपिनियन जो भी वर्डिंग्स है लॉ रेगुलेशन के वो ठीक ठाक है कि नहीं है, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, सोर्स रिलायबल है कि नहीं जिससे क्या हुआ है वो कंपाइलेशन हुआ है, और जो भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसका ऑडिट रिव्यू हुआ था क्या, अंडरस्टैंडिंग में ले पाऊंगा क्या। उसके बाद ऐसे 210 का जो प्रिंसिपल है वो आ जाएगा
कि जो प्रैक्टिशनर है वो क्या करेगा, रिस्पॉन्सिबल पार्टी से राइटिंग में लेगा। क्या राइटिंग में लेगा कि आप हमें राइटिंग में लिख के दो। याद है दोस्तों 210 में अपन राइटिंग में लिखते थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से है, आप हमें सारा क्या करने वाले हो, एक्सेस देने वाले हो। उसी तरीके से यहाँ पे भी अपन राइटिंग में ले लेंगे कि जो भी एप्लीकेबल क्राइटेरिया है वो सुटेबल है, कंपाइलेशन आपने क्राइटेरिया के हिसाब से किया है और आप हमें एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन देने वाले हो, रेलिवेंट पर्सन्स विद इन द एंटिटी के एक्सेस देने वाले हो, और अगर आपने कुछ बिजनेस कॉम्बिनेशंस वगैरह किया है उसकी वजह से प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन इशू कर रहे हो, तो एक्वायरी के बिजनेस में जो इंडिविजुअल्स होंगे आप उनका भी एक्सेस मुझे दे रहे हो। फिर प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। अब जब मैं एंगेजमेंट परफॉर्म करूंगा तब मैं क्या करूंगा सर एज अ प्रैक्टिशनर, सबसे पहले मैं एसेस करूंगा एप्लीकेबल क्राइटेरिया सुटेबल है कि नहीं है। फिर मैं मैटिलिटी एसेस करूंगा कि मैटिलिटी क्या रहेगा प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट करने के लिए। मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने कंपाइलेशन अच्छे से किया है कि नहीं किया। मैं एविडेंस लूंगा कि जो भी सोर्स था, जिस भी सोर्स से कंपाइलेशन हुआ है, सोर्स रिलायबल था कि नहीं था। ऑडिट रिव्यू नहीं हुआ तो मैं अंडरस्टैंडिंग ले पाऊंगा कि नहीं ले पाऊंगा। फिर मैं एविडेंस लूंगा कि प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं है, एडजस्टमेंट्स प्रॉपर है कि नहीं है, प्रेजेंटेशन सही तरीके से है कि नहीं है, ठीक ठाक है कि नहीं है। और अगर 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 तो अगर प्रोस्पेक्टस के साथ साथ कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी इशू किया है तो प्रैक्टिशनर ये भी रीड करेगा कि यार उस अदर इन्फॉर्मेशन में कुछ इनकंसिस्टेंट बात तो नहीं लिखी हुई है। फिर प्रैक्टिशनर क्या करेगा, WR लेगा रिस्पॉन्सिबल पार्टी से। WR किस चीज़ के बारे में लेगा कि कंपाइलेशन आपने अच्छे से किया है कि नहीं किया और एप्लीकेबल क्राइटेरिया आपने फुलफिल किया है कि नहीं। और फिर प्रैक्टिशनर को क्या करना है, ओपिनियन देना है। तो ओपिनियन तो एकदम सिंपल हो गया ना, अगर प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन का कंपाइलेशन एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से हुआ है तो वन मॉडिफाइड ओपिनियन देगा, और अगर कंपाइलेशन एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं हुआ तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। और अगर उसको लगता है कि कोई ऐसी बात है, अगर प्रैक्टिशनर को लगता है कि कोई ऐसी बात है जो ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रेजेंट किया है, डिस्क्लोज किया है, बट प्रैक्टिशनर को लगता है कि दिस इज समथिंग कि यूजर के सामने अपने को हाईलाइट करना चाहिए, तो वो उसको EOM पैरा, इंफोसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में क्या कर देगा, इंक्लूड कर देगा। ठीक है ना। और अगर प्रैक्टिशनर को लगता है कि यार प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन में कुछ मटेरियल चेंजेस वगैरह करने चाहिए तो इन दैट सिचुएशन वो बोलेगा चेंजेस कर दीजिए। अगर रिस्पॉन्सिबल पार्टी चेंजेस नहीं करता है सर तो यहाँ पे वो विड्रॉ करने के बारे में भी सोचेगा या फिर लीगल एडवाइस लेगा। क्या लेगा सर, लीगल एडवाइस लेगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, इस पूरे एंगेजमेंट में कोड ऑफ एथिक्स की जो रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें क्या करना है सर, प्रैक्टिशनर को फॉलो करना है। अब अल्टीमेटली बेसिक एलिमेंट्स क्या होंगे सर, एश्योरेंस रिपोर्ट के टाइटल टाइटल आ जाएगा, एड्रेसी आ जाएगा, इंट्रोडक्टरी पैरा आ जाएगा। इंट्रोडक्टरी पैरा में क्या आ जाएगा सर, अपन प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे, सोर्स रिलायबल है कि नहीं ये बताएंगे, क्राइटेरिया के बारे में बताएंगे। फिर अपन स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल पार्टी देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, एक स्टेटमेंट देंगे कि हमने जो एश्योरेंस दिया है सही 3420 के हिसाब से दिया है। एक क्राइटेरिया के बारे में स्टेटमेंट दे देंगे ना, क्राइटेरिया सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन अच्छा है। एक ओपिनियन पैराग्राफ आ जाएगा, तो ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर अपन लिख देंगे कि प्रो फर्मा इन्फॉर्मेशन का कंपाइलेशन एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है, और फिर अपना डेट आ जाएगा, प्लेस आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है ऐसे ही 3420 में। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि दिस इज ऑल्सो इन द नेचर ऑफ रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, तो यहाँ भी प्रैक्टिशनर रीजनेबल एश्योरेंस ही देने वाला है।